वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 601 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो पोस्ट एंड फील्ड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ न्यू इंटरप्राइज। एक नई इंटरप्राइज जो होती है उसमें हम देखते हैं कि कई सारे उसको प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है पोस्ट लॉन्च से लेकर ऑपरेशनल चैलेंजेस तक। सो ये जो सिग्निफिकेंटली तौर पे इम्पैक्ट करते हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ को। और एक जो मेजर इशू है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टार्टअप्स जो होते हैं वो टिपिकली तौर पे ऑपरेट होते हैं लिमिटेड कैपिटल्स के साथ। उनका जो कैपिटल होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता और डिले भी आता है रेवेन्यू जनरेशन में। और इसी से कैश फ्लो की शॉर्टेज देखने में आती है, जो कि डिफ़िकल्ट बनाता है कि कवर कर सकें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को भी और इन्वेस्ट करना ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में। और दूसरी प्रॉब्लम होती है मार्केट पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम। और न्यू बिजनेसेस अक्सर स्ट्रगल करते हैं कि इस्टेब्लिश करने में, जो उनकी ब्रांड रिकग्निशन है, और कॉम्पीट कर रहे होते हैं जो इस्टेब्लिश प्लेयर हैं, जो पहले से ही मौजूद है वहाँ पर। इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, इस्टेब्लिश ब्रांड है, और उसके लिए रिक्वायर होती है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग भी और कस्टमर एक्विजिशन एफर्ट्स भी, ताकि कस्टमर को कन्वे कर सकें वो हासिल करने के लिए कस्टमर्स को। सो इसी के साथ साथ रेगुलेटरी कंप्लाइंस भी होती हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कानूनी तौर पे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो रुकावट बनती हैं बिज़नेस करने में। ऐसा भी हम देखते हैं और ये हर्डल बन जाता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को लाजमी तौर पे देखना होता है जो भी लीगल फ्रेमवर्क होता है, कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क। इसके अलावा इसमें टैक्स की ऑब्लिगेशंस भी आ जाती हैं कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया हुआ है। और फिर लाइसेंस के अंदर हम देखते हैं कि लाइसेंस हासिल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी देखने में आ रहा होता है। और ये तमाम चीज़ें जो एक तरफ तो टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं और कॉस्टली भी होती हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये भी एक तरह का इशू होता है अगर हम देखें। इसमें क्या है कि अट्रैक्ट करना और रिटेन करना स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ तो बहुत हैं, एम्प्लॉय मिलना बहुत आसान है। किसी भी अगर जॉब का ऐड दिया जाए तो बहुत हज़ारों लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक जो एम्प्लॉय ऐसा है जो काम का एम्प्लॉय है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसा एम्प्लॉय जो काम कर सके, जो एजुकेटेड है, जो जिसके पास स्किल है, वो उसका मिलना बहुत मुश्किल हो, वो भी रिलेवेंट स्किल हो। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको ढूंढना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज देखने में आती है, जैसे कि इनएडिक्वेट सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन वगैरह। सो गाइडलाइन फॉर अप्रोचिंग लेंडर। अब लेंडर तक पहुंचने के लिए कुछ गाइडलाइंस देखते हैं। तो जो पहला स्टेप है लेंडर तक पहुंचने के लिए वो ये होता है प्रिपरेशन के, थॉरो प्रिपरेशन के ज़रिए होता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर करते हैं क्लियर एविडेंस एक बिज़नेस की वाइबिलिटी का और रीपेमेंट कैपेसिटी का। एंटरप्रेन्योर्स को शुरू करना चाहिए डेवलप करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का बिजनेस प्लान, और जो कि आउटलाइन करे, जिसके अंदर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हों, मार्केट एनालिसिस, रेवेन्यू प्रोजेक्शन और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़। और ये डॉक्यूमेंट सर्व करता है एक फाउंडेशन जो है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए क्रेडिबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म। और इसी के साथ साथ जो है ये कि मेंटेन करना एक्यूरेट और अप टू डेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये भी ज़रूरी है। और शामिल है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो फोरकास्ट। और ये रिकॉर्ड हेल्प करते हैं लैंडर्स को कि असेस करें फाइनेंशियल हेल्थ या फिर फाइनेंशियल हेल्थ जो है एंटरप्राइज की, और उसकी एबिलिटी कि वो पूरा पे कर सके, रीपे कर सके ऑब्लिगेशन, कैश फ्लो उसके पास मौजूद हो। अब एक चीज़ ये भी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है, वो शो कर रही है कि प्रॉफिट में है, लेकिन है क्या सिलसिला है कि उसकी पेमेंट्स फंसी हुई हैं। तो प्रॉफिट में होने के बावजूद भी उसके पास कैश फ्लो की कमी है, क्योंकि उसकी पेमेंट्स जो है वो फंसी हुई हैं। और जो दूसरी क्रिटिकल गाइडलाइन ये है कि अंडरस्टैंड करना लेंडर्स की रिक्वायरमेंट और टेलर करना जो एप्लीकेशन है उसी के मुताबिक। सो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो प्रायोरिटाइज करते हैं फैक्टर्स, जैसे कि कोलेट्रल हो गया, क्रेडिट हिस्ट्री हो गई, या फिर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वगैरह। सो एंटरप्रेन्योर्स को प्रिपेयर होना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए कंपेलिंग पिच जो कि कम्युनिकेट करे बिजनेस का यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। इसके अलावा ग्रोथ पोटेंशियल और रीपेमेंट स्ट्रेटजी। सो बिल्ड करना रिलेशनशिप जो है लैंडर्स के साथ, नेटवर्किंग इवेंट्स के ज़रिए, इंडस्ट्री एसोसिएशन के, ये मज़ीद बढ़ा सकता है ट्रस्ट और फैसिलिटेट कर सकता है स्मूथर नेगोशिएशन। और फाइनली जो ट्रांसपेरेंसी है वो की है, डिस्क्लोज करना पोटेंशियल रिस्क को, प्रेजेंट करना कंटिजेंसी प्लान, डिमोस्ट्रेट करता है इंटीग्रिटी और फोरसाइट, जो कि लैंडर्स जो है वैल्यू देते हैं हाईली।
नाउ द गाइडलाइंस फॉर अप्रोचिंग लैंडर्स। अब इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं हम को। तो इनिशियल प्रिपरेशन से आगे हम देखें एंटरप्रेन्योर्स को अडॉप्ट करना चाहिए स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस मजबूत करने के लिए उनका केस जब वो लोन हासिल कर रहे हैं। और एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी ये कि लेवरेज किया जाए क्रेडिट वर्थनेस मेंटेन करते हुए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल और बिजनेस क्रेडिट स्कोर्स। क्योंकि लैंडर्स जो अक्सर यूज़ करते हैं मैट्रिक्स को ताकि गेज कर सके रिलायबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स को कंसिडर भी करना चाहिए डाइवर्सिफाई करना उनकी फंडिंग सोर्सेज, जैसे कि कंबाइन करना बैंक लोन्स को गवर्नमेंट ग्रांट्स या फिर वेंचर कैपिटल के साथ, ताकि रिड्यूस करें डिपेंडेंसी जो एक सिंगल लैंडर के ऊपर और बढ़ा सकें फाइनेंशियल रेजिलेंस। और दूसरी गाइडलाइन जो है अगर हम देखें उसमें शामिल है प्रेजेंट करना कोलेट्रल ऑप्शन क्लियरली, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गया जैसे कि इक्विपमेंट, ये सिग्निफिकेंटली तौर पे इंप्रूव कर सकता है लोन अप्रूवल के चांसेस को। नेगोशिएशन स्किल्स अगर हम देखें ये प्ले करते हैं एक बड़ा रोल अंडरस्टैंड करने में, ट्रस्ट रीपेमेंट टर्म्स और एसोसिएटेड फीस जो कि एनेबल करता है एंटरप्रेन्योर्स को कि हासिल कर सकें फेवरेबल कंडीशन। और ये एडवाइजेबल है कि कंपेयर करें मल्टीपल लैंडर्स को, ताकि आइडेंटिफाई करें मोस्ट कॉम्पिटिटिव ऑफर्स और अवॉइड कर सकें एडिशनल जो अनफेवरेबल जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको। और इसी के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेट करना इंडस्ट्री नॉलेज और ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस रीएश्योर करता है लैंडर्स को बिजनेस एबिलिटी के वो थ्राइव कर सकें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। सो एंटरप्रेन्योर्स को हाईलाइट भी करना चाहिए कोई भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और या फिर एंडोर्समेंट जो कि मजबूत कर सके क्रेडिबिलिटी को, और मेंटेन करते हुए कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन लैंडर्स के साथ एप्लीकेशन प्रोसेस में। ये बढ़ाता है ट्रस्ट को और इंश्योर करता है टाइमली रेजोल्यूशन जो है क्वायरीज की। नाउ द प्री रिक्विजिट फॉर अप्रोचिंग अ लैंडर तक पहुंचने से पहले बिजनेसेस को लाजमी तौर पर पूरी करना चाहिए प्री रिक्विजिट, ताकि बढ़ा सकें उनके जो चांसेस है फाइनेंस सिक्योर करने में। और जो फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है वो ये कि वेल स्ट्रक्चर बिजनेस प्लान होना है, कि बिजनेस प्लान उनका कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का होना, और उसके अंदर कंपनी का मिशन, मार्केट स्ट्रेटजी, रेवेन्यू मॉडल, रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क। और ये प्लान जो है वो इसको कुछ सपोर्ट दिया जाए डिटेल से, कुछ डिटेल्स शामिल हों उन, ऐसा ना हो कि सिर्फ प्लान में ये है बल्कि कुछ डिटेल्स भी हों। और दूसरा जो क्रिटिकल प्रीरिक्विजिट है वो एक इस्टेब्लिश किया जाए स्ट्रॉन्ग जो है वो क्रेडिट प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल को किया जाए, क्योंकि लैंडर्स जो है वो रिलाई करते हैं स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर्स के ऊपर ताकि असेस करें रीपेमेंट रिलायबिलिटी। और एंटरप्रेन्योर्स को रिव्यू करना चाहिए उनकी क्रेडिट रिपोर्ट, रिजॉल्व करते हुए डिस्क्रिपेंसीज और मेंटेन करते हुए टाइमली पेमेंट, ताकि बिल्ड कर सकें क्रेडिट वर्थिनेस। और कोलेट्रल प्रिपरेशन जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो आइडेंटिफाई करना, वैल्यू करना एसेट्स जो है जिनको प्लेज किया जा सकता है, प्रोवाइड करता है लैंडर्स को सिक्योरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस। और इसी के साथ साथ बिजनेसेस को इंश्योर करना चाहिए कंप्लाइंस लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ, जैसे कि हासिल करते हुए नेसेसरी लाइसेंस और टैक्स रजिस्ट्रेशन। सो मेंटेन करना एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, उसमें शामिल है ऑडिट स्टेटमेंट्स हो गए, और उसके अलावा फर्दर जो डेमोन्स्ट्रेट ये फर्दर तौर पे ये क्या कहते हैं मज़ीद जो है वो बढ़ाते हैं ट्रांसपेरेंसी और ऑपरेशनल डिसिप्लिन। नाउ द टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स, गारंटीज एंड प्लेज टेक्निक। कोलेटरल और गारंटीज जो है वो सर्व करते हैं क्रिटिकल कंपोनेंट के तौर पर जब लोन हासिल किया जा रहा है, प्रोवाइड कर रहे होते हैं लैंडर्स को एश्योरेंस डिफ़ॉल्ट के मुकाबले में। कॉमन टाइप कोलेटरल की उसमें शामिल है रियल स्टेट, मशीनरी, इन्वेंट्री और रिसीवेबल। हर जो है इनमें से एक अगर हम देखें ऑफ़र कर रहा है वेरिंग डिग्री जो है लिक्विडिटी की, इनके हर किसी के अंदर लिक्विडिटी के अंदर फ़र्क है। और जो रिस्क कवरेज है रियल स्टेट इसको प्रेफर किया जाता है इसकी स्टेबल वैल्यू की वजह से, जबकि मूवेबल एसेट्स जो होते हैं जैसे कि इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए इनको प्लेज किया जा सकता है हायर डेप्रिसिएशन रिस्क होने के बावजूद भी। पर्सनल गारंटीज़ जहाँ पर बिजनेस ऑनर जो है वो कमिट करते हैं रीपेमेंट करने के लिए लोन पर्सनल एसेट्स से, ये एक एडिशनल लेयर होती है सिक्योरिटी की। और कॉर्पोरेट गारंटीज़ जो है आती हैं एफिलेटेड एंटिटीज़ से, जो ये मज़ीद बढ़ाता है मजबूत करता है बोरोअर्स की पोजीशन। सो प्लेज टेक्निक जो है वो वेरी करती है बेस्ड करती है एसेट टाइप्स के ऊपर, जैसे कि हाइपोथिकेशन जो है उसमें शामिल है प्लेजिंग मूवेबल एसेट्स, प्लेज करना मूवेबल एसेट्स को ट्रांसफरिंग करते हुए
ट्रांसफ़र किए बगैर जो है पोजीशन, जबकि मॉर्गेज जो है वो इंटेल करता है ट्रांसफरिंग करना और इंटरेस्ट जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी में लेंडर तक। और दूसरा मेथड है वो है लीन क्रिएशन जो है ग्रांट करना लेंडर्स को राइट्स ताकि वो रिटेन कर सके एसेट्स जब तक ऑब्लिगेशंस पूरी होती हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स को केयरफुली तौर पे इवैल्यूएट करना चाहिए इम्प्लीकेशंस जो है हर टेक्निक की कंसिडर करते हुए फैक्टर्स जैसे कि एसेट वैल्यूएशन, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी और इम्पैक्ट जो होता है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस जो है और एडहेरेंस होना रेगुलेटरी नॉर्म्स के साथ ही ज़रूरी होता है ताकि बचा जाए डिस्प्यूट से और इंश्योर किया जाए स्मूथ ट्रांजेक्शन। Now the aspects of financial मैनेजमेंट टू सॉरी वन। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट बैकबोन होती है किसी भी एंटरप्राइज की और इंश्योर करती है, यकीनी बनाती है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की भी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। और जो पहला एस्पेक्ट है उसमें हम देखें तो उसमें शामिल है बजटिंग, जो कि प्रोवाइड करता है कि रोड मैप एलोकेट करने के लिए फंड्स जो है बहुत से ऑपरेशनल जो एरियाज़ हैं। इफेक्टिव बजटिंग रिक्वायर करता है एक्यूरेट फोरकास्टिंग जो है रेवेन्यूज़ की और एक्सपेंसेस की, और एनेबल कर रहा होता है बिजनेसेस को कि प्रायोरिटाइज करें इन्वेस्टमेंट और कंट्रोल कॉस्ट। दूसरा क्रिटिकल कंपोनेंट जो है वो कैश फ्लो मैनेजमेंट है, क्योंकि मेंटेन करना लिक्विडिटी जो है ज़रूरी होता है पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस और अवॉइड करने के लिए इंसॉल्वेंसी। एंटरप्रेन्योर्स को मॉनिटर करना चाहिए इनफ्लो और आउटफ्लो जो रेगुलरली और इम्प्लीमेंट करना क्रेडिट कंट्रोल मेजर का और नेगोशिएट करना फेवरेबल पेमेंट टर्म्स जो है सप्लायर और कस्टमर के साथ। सो कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई करना, एलिमेंट करना इन एफिशिएंसीज जो है ये सिग्निफिकेंटली तौर पे इंप्रूव करता है प्रॉफिटेबिलिटी। और टेक्निक्स जैसे कि वेरिएंस एनालिसिस और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हेल्प करता है पिन पॉइंट करने में एरियाज ओवर स्पेंडिंग के और ऑप्टिमाइज़ करना रिसोर्स एलोकेशन। और इसी के साथ साथ बिजनेसेस को लाजमी तौर पर फोकस करना चाहिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में, जिसमें ये होता है कि असिस्ट किया जा रहा होता है पोटेंशियल थ्रेट्स जैसे कि मार्केट वॉलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन और क्रेडिट डिफॉल्ट्स वगैरह। अब इसका आगे और देखते हैं। सो एक की एरिया जो है कैपिटल वो है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें ये कि हमें राइट अमाउंट देखें मिक्स जो है डेट का और इक्विटी का, यानी कि एक तरफ तो अपना पैसा लगाया जा रहा है, एक तरफ उधार लिया जा रहा है, ताकि मैक्सिमाइज़ करें मिनिमाइज़ करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल और साथ में मेंटेन कर सके फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। अब बिजनेसेस को एनालाइज करना चाहिए फैक्टर्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट को देखना चाहिए कितना चल रहा है, ज़्यादा या कम चल रहा है, टैक्स वगैरह को देखना चाहिए, रिस्क टॉलरेंस वगैरह को जब वो स्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने फाइनेंस को, यानी कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम कितना डेट लेंगे और कितना हम इक्विटी होगी हमारी अपनी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता है, वो भी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जैसे कि एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आईआरआर और पेबैक पीरियड। ये हेल्प करता है इवैल्यूएट करने में, एग्जामिन करने में प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट्स की कि कितने प्रॉफिटेबल हैं, और गाइड करने में रिसोर्स एलोकेशन। अब डिविडेंड पॉलिसी प्ले करती है, वो भी प्ले करती है रोल जो है बैलेंस करने में री इन्वेस्टमेंट नीड्स जो है स्टेक शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन के साथ। और इसी के साथ साथ एंटरप्राइजेस को लाजमी तौर पर अडॉप्ट करना चाहिए रोबस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस ताकि इंश्योर करें ट्रांसपेरेंसी और जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है उसी के मुताबिक कंप्लाइंस हो। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी जो है फाइनेंशियल एनालिटिक्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं रियल टाइम इंसाइट्स, एनेबल करते हैं ये प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। और जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए सिनेरियो एनालिसिस और स्ट्रेस टेस्टिंग ताकि प्रिपेयर करें वो अनसर्टेनिटीज़ के लिए जैसे कि इकोनॉमिक डाउन टर्म्स या फिर मार्केट डिसरप्शंस। नाउ द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग इन एसएमई है। अब जो रिक्रूटमेंट होती है एसएमईज में रिक्वायर करती है एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच ताकि अट्रैक्ट करें टैलेंट को, वो भी लिमिटेड बजट्स में। पहला स्टेप ये कि डिफाइन करें क्लियर जॉब रोल्स के रोल्स क्या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जो कि हेल्प करता है टारगेट करने में राइट कैंडिडेट ताकि लिखा हुआ उनको बताया जाए जब भी उनसे कम्युनिकेट किया जा रहा है। और एसएमईज जो अक्सर लेवरेज करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव चैनल्स जैसे कि ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, सोशल मीडिया और एम्प्लॉय रेफरल्स ताकि पहुंच सकें पोटेंशियल एप्लीकेंट्स तक। और स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है वो फोकस करता है दोनों के ऊपर, टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज और कल्चरल फिट, क्योंकि स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन हैविली तौर पर रिलाई करती है टीम कोहिजन के ऊपर। और इंटरव्यू जो है वो स्ट्रक्चर किए जा सकते हैं ताकि पहचान सकें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और अडेप्टेबिलिटी जो कि क्रूशल होते हैं डायनेमिक एसएमई इन्वायरमेंट में। और जब सिलेक्टेड ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम जो है वो जब सेलेक्ट हो जाए तो ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम जो है वो फेमिलराइज कराएं एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ के साथ और जो ऑपरेशनल प्रोसेस है इंश्योर करते हुए कि स्मूथ ट्रांजिशन। ट्रेनिंग जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है और एसएमईज जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं ब्लेंडेड लर्निंग मेथड
कंबाइन करते हुए ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है डिजिटल मॉड्यूल्स के साथ, ताकि बढ़ाया जा सके स्किल डेवलपमेंट जो है हाई कॉस्ट के बगैर। कंटिन्यूस फीडबैक और परफॉर्मेंस इवोल्यूशन हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में ट्रेनिंग नीड्स और फॉस्टर करने में प्रोफेशनल ग्रोथ। अब अगर मज़ीद हम देखें तो एम्प्लॉई टर्नओवर जो होता है, यानी कि एम्प्लॉई अगर छोड़ के जा रहा है, ये बहुत कॉस्टली होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग छोड़ के जाते रहते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या तो तबाह हो जाती हैं या बहुत ही नीचे चली जाती हैं, कभी भी ग्रो नहीं कर पाती हैं, उतनी ही रहेंगी जितनी है। तो एक क्रिएट करने में एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट जो ज़रूरी होता है। एसएमईज़ को फोकस करना चाहिए कॉम्पिटिटिव किस्म के जो कॉम्पनसेशन पैकेजेस हैं, क्योंकि अगर वो अच्छा पैकेज ऑफ़र करेंगे तो ही उनको अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और साथ में फिर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो, अब एक तरफ तो पैसा, जितनी भी ज़ाहिर बात है सैलरी वगैरह दी जा रही है या जो भी उनको बोनस वगैरह दिए जा रही है, इंसेंटिव वगैरह, वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मैटर करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सैलरी अगर उनको अच्छी मिल भी रही है तब भी वो सोचते ही हैं कि टाइमिंग वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें फिर फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट और रिकग्निशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं। एक तो ये कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है, कि उनको बहुत ज़्यादा अगर टाइम वर्किंग आवर्स हैं तो वो कोशिश करेंगे कि अगर उनको ज़्यादा भी सैलरी मिल रही है तो चाहेंगे कि उसी पैकेज के ऊपर वो दूसरी जगह पे चले जाएँ, या उससे थोड़ा बहुत कम भी हो तो वो चाहेंगे कि वहाँ पे वो चले जाएँ, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। और इसके अलावा फिर रिकग्निशन प्रोग्राम भी होता है, ऐसा भी होना चाहिए कि रिकग्निशन हो, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे उनको रिकग्नाइज़ किया जाए। अब ह्यूमन जो है वो मशीन नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को ये चीज़ डेवलप करना चाहिए कि वहाँ पर रिकग्निशन प्रोग्राम हो। एम्प्लॉयर्स को जो जॉब देने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ जो है वो ह्यूमन है, वो अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत उनकी रिकग्निशन हो, उस काम को रिकग्नाइज़ किया जाए। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड ये भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें भी देखने में आती हैं, तो ऐसी चीज़ें हों, या किसी भी और तरीके से उनको रिकग्नाइज़ किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को है, उनको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएँ, या कुछ और ऐसी चीज़ की जाए कि वो मोटिवेट हो सके। और इसके अलावा करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, और उसमें हम देखें तो उसमें ये कि मेंटरशिप है, स्किल इन्हेंसमेंट वर्कशॉप्स हैं। अब एक एम्प्लॉई काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे उसकी लर्निंग नहीं हो रही है, वो महसूस कर रहा है कि ग्रोथ ही नहीं है उसकी, सैलरी वगैरह उसको ठीक मिली लेकिन ग्रोथ नहीं है, तो वो भी उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। फ्यूचर उसका जो है वो थ्रेट है। करंट उसका ठीक है, वो सैलरी वगैरह मिल रही है उसको ठीक, लेकिन अगर उसकी ग्रोथ ही नहीं है तो उसका फ्यूचर जो है वो बहुत ख़तरे में हो सकता है, इसी वजह से, क्योंकि ग्रोथ नहीं है। और ये सारी चीज़ें अब होंगी अगर एम्प्लॉयज़ को मिलेंगी, मॉनेटरी रिवॉर्ड भी और नॉन मॉनेटरी भी, इनकी सैलरी वगैरह भी अच्छी मिले, साथ में फिर टाइम वगैरह और उनकी करियर ग्रोथ वगैरह भी, ये तमाम चीज़ें होंगी, तो फिर उससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई भी होगा, लॉयल भी होगा। अब कई सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो लॉयल नहीं होते इसी वजह से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और उनके साथ ऐसा बिहेवियर होता है कि वो फिर लॉयल नहीं रहते। वो अगर लॉयल रहना भी चाहते हैं तो ऐसी चीज़ें उनके साथ होती रहती हैं कि वो लॉयल फिर नहीं रहते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो है, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवार्ड्स मिलते रहेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ लॉयल भी रहेंगे, और ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ फिर लॉयल रहेंगे। बहुत कम ही ऐसे होंगे कि जो लॉयल नहीं होंगे, वो फिर ऐसे एम्प्लॉयज़ लॉयल नहीं होंगे जो वाकई में मतलब अच्छे एम्प्लॉय नहीं होंगे। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एवरेज एम्प्लॉय भी लॉयल रहेगा जब उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम ट्रांसपेरेंट भी हो और मेजरेबल आउटकम्स के साथ लिंक हो, और ऐसा हो कि जिसमें अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन दोनों जो है वो शामिल हैं। नाउ दी थर्ड पार्ट, कंटिन्यूस लर्निंग इनिशिएटिव्स जो है, इससे भी एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या होता है कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जो एवॉल्विंग मार्केट डिमांड है उसके मुताबिक। और एसएमईज़ जो है वो कोलैबोरेट कर सकती हैं इंडस्ट्री एसोसिएशन या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, ताकि असिस्ट कर सकें। स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो भी सब्सिडाइज रेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग जो है वो बढ़ाता है वर्सेटिलिटी और प्रिपेयर करता है एम्प्लॉइज़ को डाइवर्स रोल के लिए, जो कि पार्टिकुलरली वैल्यूबल होता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में। और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो ऑफर कर रहे हैं माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल्स भी, और प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी भी, और जो कि अलाउ करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो लर्न करें अपने पेस के मुताबिक, यानी कि जितनी स्पीड में वो लर्न कर सकते हैं उसके मुताबिक। और मॉनिटरिंग ट्रेनिंग जो है उसमें
मॉनिटर करना ट्रेनिंग को, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को असेसमेंट्स के ज़रिए, फीडबैक के ज़रिए इंश्योर करता है अलाइनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। और एक ऐसा कल्चर फॉस्टर किया जाए नॉलेज का जो कि शेयर कर रहे हैं नॉलेज को यानी शेयर कर रहा है, तो वो इनकरेज करता है पीयर लर्निंग भी और इनोवेशंस भी। अब जो एप्लीकेंट टेक्नोलॉजी जो होती है रिक्रूटमेंट के अंदर, इसमें हम देखें तो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है, इसमें स्ट्रीमलाइन किया जाता है हायरिंग को ऑटोमेट करते हुए, रेज्यूमे स्क्रीनिंग जो है वो ऑटोमेट होती है और इंटरव्यू स्केजलिंग भी। इसके अलावा डेटा सेव किया जाता है टाइम और रिसोर्सेज। अब जो डेटा ड्रिवन इंसाइट्स होती है हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में स्किल गैप्स को और टेलर करने में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ताकि हल किया जाए स्पेसिफिक नीड्स को। और जो गेमिफिकेशन होती है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में वो बढ़ाता है इंगेजमेंट और रिटेंशन, और जो कि बना रहा होता है लर्निंग को ज़्यादा इंटरेक्टिव और इन्जॉयबल। एसएमईज जो है वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो कि ऑफ़र करते हैं सर्टिफिकेशंस, और इनको रिकग्नाइज़ किया जाता है बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में, और बूस्ट कर रहे होते हैं एम्प्लॉय क्रेडेंशियल्स। और रेगुलर एचआर ऑडिट इंश्योर करता है कंप्लाइंस लेवल लॉज और एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ, मिनिमाइज कर रहा होता है लीगल रिस्क, और इसी के साथ साथ लेवरेज करते हुए एम्प्लॉय सोशल मीडिया एम्प्लॉयर जो है ब्रांडिंग जो है वो अट्रैक्ट करती है टॉप टैलेंट शोकेस करते हुए एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और जो अचीवमेंट्स होती हैं। और क्वालिटी कंट्रोल इन एसएमई, क्वालिटी कंट्रोल एक क्रिटिकल कंपोनेंट है एसएमई ऑपरेशंस का, और इंश्योर करते हुए प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि पूरी कर सके कस्टमर एक्सपेक्टेशन और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। इम्प्लीमेंट करना रोबस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है डिफेक्ट्स को रोकने में, रिड्यूस करने में वेस्ट और बढ़ाने में कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एसएमईज जो वो अडॉप्ट कर सकते हैं फ्रेमवर्क जैसे कि ISO 9001 ताकि स्टैंडर्डाइज करें प्रोसेस और इस्टेब्लिश करें क्लियर क्वालिटी बेंचमार्क। अब जो रेगुलर इंस्पेक्शन और ऑडिट है वो आइडेंटिफाई करता है डेविएशन को पहले ही, और एनेबल करते हुए करेक्टिव एक्शंस जो है इससे पहले कि एस्केलेट हो। एम्प्लॉय ट्रेनिंग जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर फॉस्टर करती है अकाउंटेबिलिटी और जो कंसिस्टेंसी है प्रोडक्शन लाइंस में। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स और डेटा एनालिटिक्स जो है एनहेंस करता है प्रिसीशन और इनएफिशिएंसी जो है क्वालिटी मॉनिटरिंग में। कस्टमर फीडबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है अवेलेबल इंसाइट्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स के लिए अलाउ करता है एसएमईज को कि अडॉप्ट करें चेंजिंग प्रेफरेंस के मुताबिक और मेंटेन करते हुए कॉम्पिटिटिवनेस। और इसी के साथ साथ इंटीग्रेट करते हुए क्वालिटी कंट्रोल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ इंश्योर किया जाता है कि रॉ मटेरियल और कंपोनेंट पूरा करें रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, और ये कि मिनिमाइज़ करते हुए रिस्क जो है प्रोडक्ट फेलियर का। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तो इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।